गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा साइंस का चैप्टर नंबर 8, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ज़रा देखते हैं कि क्या कुछ कहा गया है हमें इस चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें लिखा हुआ है, यू नो दैट द ऑर्गेनिज्म नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल। तो हम तो ये चीज़ जानते हैं कि दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें तीन चीज़ चाहिए जीवित रहने के लिए। एक तो फूड चाहिए, खाना, एक वाटर चाहिए, पानी, और एक ऑक्सीजन। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, एक चाहिए उन्हें फूड, एक चाहिए उन्हें वाटर, और एक चाहिए उन्हें ऑक्सीजन, यानी कि वो सांस ले सकें। आपको तो ये सब पता ही होगा। अब आगे देखते हैं यहाँ क्या कह रहा है। तो कह रहा है दीज सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। और ये सारे ही सब्सटेंस, चाहे वो फूड हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, तो ये सारे के सारे जितने भी सब्सटेंस है ये सब हमारी ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कह रहे दीज वेस्ट दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्गेनिज्म आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। यानी कि जो वेस्ट जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। आप जैसे कि देखते ही होंगे कि हमारा यूरिनरी सिस्टम और हमारा इजेशन कैसे काम करता है, तो ऐसे ही होता है। तो आगे यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि दीज वेस्ट आर ट्रांसपोर्टेड एंड कलेक्टेड इन एन एरिया फ्रॉम वेयर दे आर रिमूव्ड। यानी कि जितने भी सारे वेस्ट होते हैं वो क्या होता है, ये किसी एरिया में कलेक्ट कर लिए जाते हैं और वहाँ से इन्हें रिमूव कर दिया जाता है। तो अब आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन कौन सा सब्सटेंस जो होता है उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। वैसे इसके अलावा भी हम आगे देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ों का है, लेकिन ये और वेस्ट जो होता है वो भी क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में कलेक्ट कर लिया जाता है फिर रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो आगे यहाँ पे हम देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इन एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। तो यानी कि वो प्रोसेस जिसके अंदर एक सब्सटेंस का दूसरे पोजीशन में जाना, यानी कि जितने भी हमारे बॉडी में सब्सटेंस है वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो जो सब्सटेंस का मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह पे हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि हमने देखा, चाहे हमारा फूड हो, चाहे हमारा वाटर हो, चाहे हमारा ऑक्सीजन हो, ये सारे के सारे जितने भी सब्सटेंस है ये हमारे बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते जाते हैं। और इसी मूवमेंट को सब्सटेंस फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर इज़ नोन एज द ट्रांसपोर्टेशन। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। तो ये तो था कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन। तो आपको यहाँ से यहाँ तक डिफाइन करने को आ सकता है दैट व्हाट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिखोगे दैट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इन एन ऑर्गेनिज्म इन नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। अब आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आगे यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ट्रांसपोर्टेशन इज ईजी। यानी कि हम जानते हैं कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। हियर सिंपल प्रोसेसेस लाइक डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। तो आपको ये क्वेश्चन में आ सकता है कि जितने भी दुनिया में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, उनके अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो मेनली दो ही टाइप से होता है, यानी कि दो प्रोसेस है। एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है ऑस्मोसिस। बल्कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर स्पेशल ऑर्गन होता है, उनके सिस्टम होते हैं जिसके थ्रू ये होता है। तो डिफ्यूजन के अंदर एक तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है और एक होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस आपके लिए न्यू टर्म है, तो मैं आपको बता दूं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस के अंदर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो सब्सटेंसेस होता है ना, वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जानता है। हायर यानी कि जहाँ पे ज़्यादा मतलब ब्लड है, तो वो ब्लड क्या होगा, जहाँ पे पतला ब्लड होता है वहाँ तक सारे सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करता है, यानी कि हर एक ऑर्गन तक उनका पहुँचता है। इसको बस सिंपल सा प्रोसेस मानो, इसी को हम कहते हैं ऑस्मोसिस कहते हैं। तो अब यहाँ पे आगे किया गया है कि सिर्फ और सिर्फ दो ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन का। भी आपको इन दोनों की डिटेल में नहीं पढ़ना है कि मतलब डिफ्यूजन कैसे टेक प्लेस करता है, ऑस्मोसिस। बट ये है कि आपको ये याद रखना है कि मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वो कौन कौन से दो चीज़ों से होता है, यानी कौन कौन से दो प्रोसेस पर निर्भर करता है। तो एक होगा डिफ्यूजन और एक होता है ऑस्मोसिस। तो आगे कह रहे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बिफोर परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारे सेल से बने हुए होते हैं, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि जो एक सेल से बने होते हैं।
तो उनके बारे में हमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत तरह के जो ऑर्गन होते हैं ना, वो इस फंक्शन में पार्ट लेते हैं, किस में, ट्रांसपोर्टेशन में। कह रहा हाउ एवर टू स्टे कनेक्टेड सो दैट ईच पार्ट रिसीव्स इट रिक्वायर्स सब्सटेंसेस वाइल द अनवांटेड मटेरियल एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस जो ह्यूमन में होता है ना, ये एक साथ जुड़ा हुआ होता है। यानी कि जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा हार्ट होता है, तो हार्ट से हमारा ब्लड वेसल्स जुड़ा हुआ है, ब्लड वेसल से हमारा ब्लड जुड़ा हुआ है। और ये इसलिए होता है क्योंकि सारे ऑर्गन को ज़रूरत होता है कुछ सब्सटेंसेस का, जैसे कि ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है, तो उसको पाने के लिए सारा सब्सटेंस एक साथ कलेक्ट हो जाता है। कह रहा है अंदर अनवांटेड मटेरियल जो होता है वो हमारे बॉडी से निकाल दिया जाता है। अब कह रहा है कि यहाँ पे जो प्रोसेस होता है ना, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस है, ये ह्यूमन्स में नहीं होता और ना ही हो भी सकता है। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर इस तरह सा ट्रांसपोर्टेशन होगा ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा वो सारा मटेरियल को हमारे बॉडी के सेल्स तक पहुंचने में। क्योंकि ह्यूमन जो होता है बहुत सारे सेल्स से बना हुआ रहता है, और सिर्फ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस उसके लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो अब आगे यहाँ पे कह रहा है ट्रांसपीरेशन इन प्लांट। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है ट्रांसपीरेशन, जिसके अंदर जो प्लांट जो रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करता है ना, तो रूट से एब्जॉर्ब करने के बाद वो वाटर और मिनरल्स जो होता है, उनमें से जो मिनरल होता है वो ज़्यादातर यूज़ कर लेता है प्लांट। लेकिन वाटर जो होता है ना, वो पूरी तरह यूज़ नहीं होता, और बहुत ज़्यादा एक्सेस वाटर जो होता है वो प्लांट के अंदर बच ही जाता है। तो अपने लीव्स के थ्रू धीरे धीरे उनके अंदर टाइनी पोर्स होते हैं, जिससे स्टोमेटा कहते हैं, तो उसके थ्रू ये सारे एक्सेस वाटर को रिलीज़ कर देता है। इसी प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। अब इसको ज़रा डिटेल में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं ट्रांसपीरेशन इज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द प्लांट सरफेस। यानी कि ट्रांसपीरेशन जो होता है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर वाटर का इवेपोरेशन होता है प्लांट के सरफेस से। कह रहे हैं कि आप सोचते होंगे कि जो प्लांट है वो इतनी मेहनत से जो पानी को लेता है, तो वो जो एब्जॉर्ब करता है तो उसको ये लूज़ क्यों कर देता है। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा हुआ है कि दैट प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। यानी कि हम ये बात तो जानते हैं कि प्लांट जो है ये वाटर एंड मिनरल्स को हमारे सॉइल से लेता है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि ज़्यादातर मिनरल जो होता है वो यूटिलाइज हो जाता है, लेकिन वाटर जो होता है ना वो पूरी तरह यूज़ नहीं होता है। तो इसलिए ये जो एक्सेस और अनयूज वाटर है ना, इसको इवेपोरेट करना कंपलसरी होता है, क्योंकि इवेपोरेट नहीं होगा ना तो बहुत ज़्यादा जो होता है वो एक्सेस वाटर प्लांट के अंदर ही रह जाएगा। फिर ट्रांसपीरेशन इज़ बेनिफिशियल टू प्लांट, इट क्रिएट्स अ सक्शन पुल विच हेल्प्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रेट हाइट ऑफ द टॉल ट्रीज। कह रहा ट्रांसपीरेशन जो होता है ना ये बेनिफिशियल होता है काफ़ी सारे प्लांट के लिए। वो इसलिए क्योंकि एक सक्शन पुल क्रिएट करता है, जिसके कारण जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं वहाँ तक पानी का पहुँचना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। इसको ढंग से समझो। जैसे कि रूट है, रूट क्या करेगा, यहाँ से हमारा पानी ले लेगा सॉइल से, और सॉइल से जैसे ही पानी लेगा ना तो ये जैसे इसके अंदर जाएगा, तो होता कि यहाँ पे एक पुल यानी कि एक खींचने वाला जैसा सिस्टम ये कर देता है। जैसे कि आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि इसने यहाँ से पानी लिया, पानी लेने के बाद जैसे ही ऊपर जाएगा तो एक्सेस वाटर अगर हो जाएगा तो वो तुरंत प्लांट के सरफेस के थ्रू, लीव्स के सरफेस के थ्रू ये निकल जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे खाली एरिया हो जाएगा क्योंकि ज़्यादातर पानी निकल जाएगा। फिर तेज़ी से ये नीचे से फिर से पानी लेगा और ऊपर पहुँचेगा, फिर ये ट्रांसपीरेट हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, सक्शन पुल क्रिएट कर देता है। यहाँ पे एक पुल क्रिएट कर देता है जिसके कारण ये पानी यहाँ से जाता है, इससे निकल जाता है, फिर यहाँ पे खालीपन हो जाता है, फिर यहाँ से जाता है, फिर निकल जाता है। इसके कारण जितने भी लंबे लंबे पेड़ होते हैं उनके अंदर आराम से जो होता है पानी जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। कैरेट हेल्प्स टू लोअर द प्लांट बॉडी टेम्परेचर इन समर्स, और ये प्लांट के बॉडी को भी बनाए रखता है किस में, गर्मियों में। और इसको नेसेसरी इवल कहते हैं। इसको नेसेसरी इवल इसलिए कहते हैं क्योंकि पहली बात तो ये ज़रूरी है क्योंकि ये एक्सेस वाटर को लूज़ करने में मदद करता है, और दूसरा ईवल इसलिए है क्योंकि अगर गर्मी के समय में अगर प्लांट से गलती से ज़्यादा भी ट्रांसपीरेशन प्रोसेस हो जाएगा तो उसके कारण प्लांट जो होगा तो वो तो वहीं पे मर जाएगा। तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें आ सकता है कि ट्रांसपीरेशन जो है प्लांट के लिए क्यों यूज़फुल है। तो सबसे पहला वो एक्सेस वाटर को लूज़ करने में मदद करता है, दूसरा ये सक्शन पुल क्रिएट करता है, और तीसरा ये प्लांट के बॉडी को मेंटेन रखता है। अब यहाँ कह रहा है
तो कह रहा है सिंगल मेज प्लांट, यानी मेज होता है वो भुट्टा जो आप लोग खाते हो, तो वो जो प्लांट होता है ना वो लगभग 245 लीटर्स अकेले ट्रांसपीरेशन से रिलीज़ कर देता है वाटर को। ठीक है, तो यहाँ तक हमने प्लांट्स के अंदर देख लिया कि कैसे होता है सब चीज़। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। कह रहे हैं इन हायर प्लांट, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि मल्टी सेलुलर है, जिनके अंदर ह्यूमन बींग्स आता है, उनके अंदर क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन जो प्रोसेस होता है ना वो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है इसके अंदर हम जानते हैं कि हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड होता है, और इसके अंदर जो ना ये सारे सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है बॉडी में। और ये आपको एग्ज़ाम में आ सकता है कि ऐसा कौन कौन सा चीज़ है जो कि मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर ये सब ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले है डाइजेस्टेड फूड, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है कार्बन, चौथा है एक्सक्रीटरी वेस्ट। तो आपको ये एग्ज़ाम में आ सकता है कि कौन कौन से मतलब ऐसे सब्सटेंसेस है जो कि होते हैं, तो आप लिखोगे डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सक्रीटरी वेस्ट एक्सेट्रा। आगे यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि द सर्कुलेटरी सिस्टम में हायर एनिमल्स कंसिस्ट ऑफ हार्ट होता है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड होता है। अब इसके अंदर हम डिटेल में जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे पिक्चर दिखा दूँ तो आप देख सकते हो ये हमारा हार्ट है, मिडल लेफ्ट जो है चेस्ट के, मिडल लेफ्ट साइड जो है चेस्ट के, और ये हमारा ब्लड वेसल्स है, इतना सारे जो आपको तार जैसे ट्यूब्स दिख रहे होंगे, ये हमारा क्या है, हमारे ब्लड वेसल्स है जो कि ब्लड को कैरी करते हैं फुल बॉडी में। और कैपिलरीज जो होता है वो इन्हीं के अंदर होता है जो कि सेल्स तक पहुंचाता है, तो वो है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हार्ट के बारे में समझते हैं जो कि मेन ऑर्गन है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का। कह रहे द हार्ट इज़ अ हॉलो मसल्स इन द मिडल लेफ्ट ऑफ द चेस्ट दैट पंप्स ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। कह रहा हार्ट जो होता है वो हॉलो मसल है, हॉलो यानी कि खोखला मसल है, अंदर से खाली है। एक्चुअली में उसमें ब्लड तो फ्लो करता है, लेकिन अगर हम उसको ब्लड हटा दें तो वो तो मतलब खाली हो जाएगा, तो हॉलो हो जाएगा, जो कि मिडल लेफ्ट होता है, यानी जो हमारा चेस्ट होता है ना उसके मिडल लेफ्ट साइड में है। और ये पूरे बॉडी तक ब्लड को पंप करता है। कह रहे जो मस्कुलर वॉल, एक मस्कुलर वॉल रहता है जिसको हम कहते हैं सेप्टम, जो कि हमारे हार्ट के अंदर होता है, बीचों बीच होता है। ये क्या करता है, हार्ट को दो हिस्सों में बांट देता है। जैसा कि हम जानते हैं कि दो टाइप के हमारे ब्लड होते हैं, एक होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्चुअली में वो ब्लड होता है जिसके अंदर हमारा ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होता है और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा जो होता है वो कम होता है, इसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और एक होता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन का मात्रा कम होता है। तो यही दो जो ब्लड होते हैं ना ये हमारे हार्ट में आता है और जाता है। और हार्ट जो होता है, हार्ट का काम है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आएगा वो उसको लंग्स में भेजेगा, लंग्स उसको प्यूरिफाई करके वापस हार्ट में भेजेगा और हार्ट फिर उसे बॉडी में, यानी मैक्सिमम उसका मेन काम है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करता है, जिसके अंदर हमारा बहुत कुछ आता है। तो वही कह रहा है कि मस्कुलर वॉल्व रहता है सेप्टम। अब हम एक और चीज़ बता दूँ, हमारा जो हार्ट होता है ना, मान लो अगर ये हमारा हार्ट है तो हार्ट के बीचों बीच ये सेप्टम होता है, और हमारा जो राइट साइड होता है हार्ट का ये सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है, और जो हमारा लेफ़्ट साइड होता है हार्ट का ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रहता है। और ये जो सेप्टम होता है ना ये बस इसको डिवाइड कर देता है। कह रहा वॉल डिवाइड ईच साइड इनटू 2 चैम्बर्स। और हार्ट के बीचों बीच क्या होता है ना, 2 चैम्बर होता है। अगर मान लो ये हमारा हार्ट का रफ स्केच है, ठीक है, एक बीच में यहाँ पे सेप्टम हुआ और यहाँ पे बीचों बीच ही एक ऐसा वॉल रहता है, यहाँ पे एक ऐसा वॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, इस साइड भी होता है। तो ये हार्ट को सबसे पहले जो सेप्टम है हार्ट को लेफ्ट साइड और राइट साइड में बांट देता है, और ये जो वॉल जो बांटता है ना, तो वॉल के जो पार्ट है एक्चुअली में जो हमारा हार्ट है वो 4 चेम्बर्स में बटा हुआ है, यानी कि 4 कमरों में बटा हुआ है। तो हमारा जो वॉल्व होता है ना वो 2 पार्ट में बांट देता है। एक ऊपर जो वॉल्व का एरिया उसको अपर एट्रियम कहते हैं और नीचे वाले को हम वेंट्रिकल कहते हैं। तो कह रहे हैं व्हेन द हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, यानी जब हार्ट के मसल्स जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि जब वो सिकुड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ब्लड जो होता है उसको स्क्वीज़ करते हैं और फिर यहाँ पे कह रहा है कि पहले एट्रियम्स में फिर वो फ्लो करता है जो ब्लड, और फिर वो वेंट्रिकल्स में फ्लो करता है। और कह रहा ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है जो कि लंग्स में रहता है वो लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में आता है और फिर ये पूरे बॉडी तक हमारे
ट्रांसपोर्ट कर देता है जो हमारा हार्ट होता है। कह रहे हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे बॉडी से वापस से राइट एट्रियम में जाता है और फिर ये लंग्स में भेज दिया जाता है ऑक्सीजनेशन से। फिर ये लंग्स से क्या आता है, हमारा लेफ़्ट एट्रियम में आता है, लेफ़्ट एट्रियम से फिर पूरे बॉडी तक जाता है। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी से हमारे हार्ट में आता है और हार्ट फिर इसको क्या कर देता है, लंग्स में भेज देता है ऑक्सीजनेशन के लिए। तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है ना, ये हार्ट के फंक्शंस को दिखाता है जो कि आपको एग्ज़ाम में लिखने को आ सकता है। तो आप इसको हाईलाइट करके याद कर लीजिए कि जो ये होता है ये पूरा हमारा काम होता है जो कि हार्ट करता है। तो हम यहाँ से एक रफ स्केच से समझ लेते हैं हार्ट का पूरा फंक्शन। यहाँ से देखो, हार्ट जो होता है इसके अंदर एक सेप्टम होता है बीचों बीच, जो कि हार्ट को एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड में बांटता है। और इसके बाद हार्ट के अंदर बीच में यहाँ पे एक वॉल्व होता है लेफ़्ट साइड में, एक राइट साइड में, जो कि ऊपर जो होता है वॉल्व का एरिया उसको हम एट्रियम कहते हैं और जो वॉल्व के नीचे का एरिया उसको हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। ठीक है, एक होता है एट्रियम्स और एक होता है वेंट्रिकल्स। तो हमारा जो राइट साइड होता है हार्ट का उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा और ऑक्सीजन का कम हो, वो कैरी होता है। और जो हमारा लेफ़्ट साइड होता है उसके अंदर हमारा ज़्यादातर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो हमारा ये तो सेप्टम राइट और लेफ़्ट में बांटता है और जो वॉल्व होता है इसको एट्रियम्स में बांटता है। ऊपर वाले पार्ट को एट्रियम्स कहते हैं और नीचे वाले को वेंट्रिकल्स कहते हैं। और इनके डायरेक्शन के हिसाब से इनका नाम रख दिया, जैसे इसका नाम रख दिया राइट एट्रियम, इसका नाम रख दिया लेफ्ट एट्रियम, इसका नाम हो गया राइट वेंट्रिकल, इसका नाम हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। तो एक्चुअली में होता क्या है कि हमारे पूरे बॉडी से ऊपर से और नीचे से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हार्ट में, राइट एट्रियम में आता है और राइट एट्रियम से हार्ट इसको राइट वेंट्रिकल में भेजता है और फिर राइट वेंट्रिकल से ये लंग्स में जाता है और लंग्स में जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है और फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है, यानी जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो फिर ये और लंग्स से क्या होता है, हमारे लेफ़्ट एट्रियम में आता है, लेफ़्ट एट्रियम से फिर ये लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये पूरे के पूरे हमारे बॉडी तक ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ये पूरे के पूरे जो बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है ना, तो ये हर एक ऑर्गन के सेल्स में जाता है और सेल्स क्या करता है, इनका यूटिलाइज़ कर लेता है ऑक्सीजन का जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये था पूरा का पूरा हार्ट का फंक्शन। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम दुनिया के सारे ब्लड वेसल्स को एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज कर देना तो वो लगभग 1,00,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा होगा। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स एक्चुअली में जो ब्लड को कैरी करते हैं ना, जो यहाँ पे आपको फिगर में जो ये ऐसा ऐसा तार जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। और ये 2 टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि अब हम यहाँ पे डिटेल में उन्हें देखेंगे। तो पहला कह रहा है कि ब्लड वेसल्स आर द इंट्रिकेट नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स दैट ट्रांसपोर्ट द ब्लड टू इंटायर बॉडी, यानी ब्लड वेसल्स जो होता है वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड जो होता है वो पूरे बॉडी में हमारा घूमता है इन ब्लड वेसल्स के थ्रू। जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना वो 3 तरीके के होते हैं, एक होता है आर्टरीज, एक होता है वेन्स और एक होता है कैपिलरीज, यानी कि 3 होते हैं, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज। आर्टरीज कैरी द ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है फ्रॉम हार्ट टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी, और ये हार्ट से ब्लड को ले जाता है हर एक बॉडी के ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट करता है। कौन? आर्टरीज जो होता है। और कह रहा है ब्लड फ्लोज थ्रू आर्टरी एट हाई प्रेशर, दे हैव इलास्टिक एंड थिक वॉल्स। और जो आर्टरीज होता है ना उसके अंदर ब्लड का जो प्रेशर होता है बहुत ज़ोर से ब्लड पंप होता है, तो उसके कारण जो ब्लड होता है वो आर्टरीज में एक ही डायरेक्शन में मूव करता है और ब्लड कहीं वापस हार्ट में ना चले जाए, इसलिए उसके पास थिक यानी मोटा और इलास्टिक वॉल्स होता है, दीवार होता है। कह रहे हैं फिर आर्टरीज जब मतलब सेल्स के पास पहुंचता है ना, तो सेल्स तो हम जानते हैं बहुत ज़्यादा छोटा होता है लेकिन आर्टरीज तो बहुत बड़ा होता है, तो ये छोटे छोटे ट्यूब्स में बच जाता है ताकि वो सेल्स के अंदर ब्लड को पहुंचा सके। और इन्हीं छोटे ट्यूब्स को हम कहते हैं कैपिलरीज, और ये हमारे सेल्स तक पहुंचता है। कह रहे फिर ये कैपिलरीज जो होता है ना, फिर हमारा सेल्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को छोड़ता है और फिर ये क्या बनाते हैं, कैपिलरीज बाहर निकल के वेन्स बना लेते हैं। और वेन्स जो होता है ना, ये ज़्यादातर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से हार्ट में वापस भेजता है ऑक्सीजनेशन के लिए। तो कह रहे द ब्लड एंटर्स एन ऑर्गन थ्रू आर्टरीज, पहले वो आर्टरीज के थ्रू अंदर घुसता है
और फिर ये अंदर कैपिलरीज के थ्रू घुसता है और फिर बहुत तरह का सब्सटेंस उस ऑर्गन से ले आता है और फिर वेन्स बनाता है। हम यहाँ पे कह रहे हैं वेन्स जो होता है ना, ये ऑक्सीजनेटेड डेफिशिएंट ब्लड को कैरी करते हैं, यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। एंड ब्लड बैक टू हार्ट, और वापस से हार्ट के अंदर वापस से ये ट्रांसपोर्ट करता है। कहता है वेन्स जो होता है ना, उसके अंदर थिनर वॉल्स होता है और आर्टरीज जो होता है उसके अंदर लो प्रेशर होता है। यानी कि वेन्स के अंदर ना वॉल्स होते हैं। जो वॉल्स हमने पढ़ा था कि हार्ट के अंदर भी होता है, एक्चुअली में इसलिए होता है क्योंकि जो आर्टरीज होता है ना, आर्टरीज में ये वॉल्स नहीं होते हैं। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि आर्टरीज में पहली बार थिक और इलास्टिक वॉल है और वो बहुत ज़्यादा मतलब हाई प्रेशर में ब्लड होता है, तो वो एक ही डायरेक्शन में जाता है। लेकिन जो वेन्स होता है, वेन्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा पतला होता है और उसके अंदर लो बॉडी टेम्परेचर होता है, मतलब लो बॉडी टेम्परेचर बोलो मतलब लो प्रेशर होता है। तो इसकी वजह से जो मतलब हमारे हार्ट वेन्स जो होता है उसके अंदर वॉल्स होते हैं ताकि वो हार्ट के बैक फ्लो को रोक सके। इसलिए कह रहे हैं जो ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करता है, जो कि है हार्ट में। तो यहाँ से हमारा पूरा का पूरा हार्ट का फंक्शन और ब्लड वेसल्स का हो गया। हमने देख लिया कि आर्टरीज क्या होते हैं, कैपिलरीज क्या होते हैं, वेन्स क्या होते हैं, और वेन्स के अंदर वॉल्स होते हैं जिसके कारण हार्ट के डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करता है। आर्टरीज में वे वॉल्स नहीं होते हैं क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी हाई प्रेशर में जो होता है वो ब्लड ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ से ब्लड के बारे में। जो खून है हमारा, कह रहा ब्लड जो एक ऐसा फ्लूइड है जो कि हमारे बॉडी तक अलग अलग मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड जो होता है ना, मेनली दो चीज़ से बना होता है, दो कंपोनेंट होता है। एक तो उसके अंदर बहुत तरह के सेल्स होते हैं जैसे कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स, और इसके अंदर एक लिक्विड कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं ब्लड प्लाज्मा। एक्चुअली में ब्लड प्लाज्मा जो होता है ना, ये ब्लड सेल्स को पकड़ के रखता है, और ब्लड सेल्स जो होते हैं हमारे ब्लड के जो सेल्स होते हैं इनका अलग अलग फंक्शन होता है। इनको हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले आरबीसीज का दिया हुआ, कह रहे हैं आरबीसी जो होता है इसके अंदर एक ऐसा चीज़ होता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये बॉडी से ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को अलग अलग बॉडी से। यानी कि जैसे लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ ना, तो वो हार्ट से ले जाएगा और ये ब्लड जो होगा ये क्या करेगा, हीमोग्लोबिन जो होगा ये तुरंत ऑक्सीजन को पिक कर लेगा और अलग अलग बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करवाएगा। इसलिए हम इसे रेस्पिरेटरी कैरियर भी कहते हैं। और जो ब्लड होता है ना, आप देखते हो कि ब्लड जो होता है वो रेड कलर का होता है जनरली, और रेड कलर का वो इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर हीमोग्लोबिन का प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन एक ऐसा पिगमेंट है जो कि मतलब ऑक्सीजन को पूरे बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करता है। अब हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी, जो कि हार्ट का दूसरा सेल, हार्ट का नहीं मतलब ब्लड का दूसरा सेल कंपोनेंट है। कह रहा है ये जो होता है डिफेंस फोर्सेस होता है हमारे सिस्टम बॉडी के। यानी कि ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी में किसी भी इन्फेक्शन को रोकते हैं और जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको किल करते हैं, यानी मारते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वाइट ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉयज हार्मफुल बैक्टीरिया एंड डेड सेल्स एंड दे प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। और ये इन्फेक्शन से बॉडी को बचा के रखते हैं। अब यहाँ पे आता है प्लेटलेट्स। कह रहा है प्लेटलेट्स जो होता है ना, ये ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। एक्चुअली में होता है कि जब हम खेलते धूपते हैं तो हमारा कई बार ब्लड जो होता है ना वो हमारा स्किन कट जाता है, तो उससे ब्लड निकलने लग जाता है। तो ये जो ब्लड निकलता है ना, तो हम जब खेलते तो कई बार हमारा खून निकलने लग जाता है, और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि अगर खून रुकेगा नहीं तो इसके कारण हमारे बॉडी में खून की कमी हो जाएगी जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए प्लेटलेट्स क्या करता है, ये वहाँ पे जाकर के जमा हो जाता है और ब्लड को मतलब क्लॉट कर देते हैं, यानी खून बहने से रोक देते हैं। अब हम पढ़ेंगे ब्लड प्लाज्मा। मैंने बताया था ये लिक्विड कंपोनेंट होता है हमारा ब्लड सेल्स का, और इसका मेनली काम होता है कि पकड़ के रखता है। तो कह रहा है कि इट्स स्टॉक कलर्ड लाइक लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड दैट नॉर्मली होस्ट द ब्लड सेल्स मेक्स अप। ये 55% होता है हमारे पूरे के पूरे ब्लड का। क्या द मेम्ब्रेन और आउटर लेयर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज फ्लेक्सिबल लाइक अ सोप बबल। यानी कि आरबीसीज का जो आउटर का कवरिंग जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इसके कारण क्या होता है, ये काफ़ी सारे डायरेक्शंस में जा सकता है आरबीसीज जो होता है, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि हम जानते हैं कि ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है जो इसके अंदर का हीमोग्लोबिन होता है, तो इसलिए ये इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। अब फंक्शन ऑफ ब्लड, पहला है कि ब्लड जो होता है ये डाइजेस्टेड फूड को बॉडी तक पहुंचाता है। दूसरा ये बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। तीसरा है कि ये जर्म्स को फाइट करता है, स्पेशली जो डब्ल्यूबीसी है। चौथा है ये क्लॉटिंग में मदद करता है ब्लड के, कि ब्लड का एक्सेसिव लॉस ना हो जाए। और ब्लड जो होता है ये ऑक्सीजन को लंग्स तक पहुंचाता है।
और जो हमारा ब्लड होता है ना, वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से उठाता है और वापस से लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए भेज देता है। ये दोनों जो टर्म है ना, चौथा और पांचवा, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। इसमें कह रहा है कि जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स से टिश्यूज़ तक, और जो ब्लड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यूज से लंग्स तक। यानी दोनों का अपोजिट है यहाँ पे। तो ठीक है, अब हम यहाँ से आगे का पढ़ते हैं। तो अब हम आगे यहाँ से देखते हैं कि हमें क्या कुछ कहा गया है। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे हार्ट बीट और पल्स रेट के बारे में, ठीक है। तो कह रहे थे हार्ट जो होता है ना वो तब तक बीट करता है यानी धड़कता है जब तक एक आदमी जो होता है वो ज़िंदा रहता है। कह रहे जो हार्ट बीट होता है ना उसके अंदर एक हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक हार्ट का रिलैक्सेशन होता है हार्ट के मसल्स का। यानी कि हम जानते हैं कि हार्ट जो होता है वो बुक 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 ऐसे ऐसे धड़कता रहता है। तो कॉन्ट्रैक्शन यानी कि जब वो सिकुड़ता है एक बार, और रिलैक्स यानी कि जब वो वापस से फैलता है। तो यही जो एक बार जो सिकुड़ना हुआ प्लस एक बार जो इसका फैलना हुआ, वन कॉन्ट्रैक्शन प्लस वन रिलैक्सेशन, तो ये मिलके क्या बनाता है, हार्ट बीट बनाता है। और कह रहे हैं जो हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना उसको हम कहते हैं सिस्टोल, और जब हार्ट रिलैक्स होता है उस टर्म को हम कहते हैं डायस्टोल। कह रहे जो यही रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट है ना, ये जो धक धक करता रहता है, तो हम इसको अपने आर्टरीज में फील भी कर सकते हैं और इसी को हम पल्स कहते हैं। एक्चुअली में कि 1 मिनट में जितनी बार हमारा हार्ट बीट करता है ना उसको हम पल्स रेट कहते हैं। यानी कि 1 मिनट में जितनी बार हमारा हार्ट बीट करेगा यानी जितनी बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा उसी को हम क्या कहते हैं, पल्स रेट कहते हैं। कह रहे हैं जो पल्स रेट जो होता है ना वो हार्ट बीट जो होता है उसके बराबर होता है। 1 मिनट में जितना हार्ट बीट होगा वही पल्स रेट होता है। कह रहे हैं रेस्ट में जो ह्यूमन का जो हार्ट बीट करता है 60 से 80 टाइम्स, और लेकिन अगर कुछ एक्साइटमेंट हो गया, कोई एक्सरसाइज करता है तो उसके कारण लगभग 200 बीट्स हो सकता है यानी 200 बार धड़क सकता है। तो हमने देखा कि 1 मिनट तो 60 से 80 वेरी करता है, और अगर हम बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी वगैरह कुछ कर ले तो लगभग 200 से भी पार चला जाता है। तो यही एक मेजर डिफरेंस होता है। तो अब आगे हम देखते हैं यहाँ क्या कह रहे हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, इस एक्टिविटी में आपको मैं सिंपल समझा देता हूँ कि क्या करना है आप। तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि हमने तो ये चीज़ पढ़ लिया कि पल्स रेट क्या होता है और हार्ट बीट क्या होता है। तो जो हमारे आर्टरीज होते हैं ना वो यहाँ हमारे हैंड में यहाँ बीचों बीच हमारे बहुत सारे आर्टरीज होते हैं ना वो फ्लो करते हैं। तो अगर हम इसके अंदर हमारे 2 उंगली लगा करके, अगर आपने काफ़ी सारे डॉक्टर्स को देखा भी होगा, तो अगर हम इसके अंदर 2 उंगली लगा करके उसको फील करेंगे ना तो हमारे को अंदर का हार्ट बीट फील होगा। और अगर हम 1 मिनट तक उसे नापेंगे तो हमारा जो पल्स रेट होगा ना वो हमें पता चल जाएगा। अगर हम 1 मिनट तक नापेंगे तो हमारे को अपना पल्स रेट जो होगा वो पता चल जाएगा फ्रॉम 1 मिनट। तो इसके अंदर हमें करना क्या है, ये तो मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया। इसके अंदर आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्ले जो अपने रिस्ट पे लगाना है, ऊपर से यहाँ पे एक स्ट्रॉ को उससे चिपका देना है, और फिर आप इसको देखोगे कि ये धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एक एक सेकंड पे हिलने लगेगा। वो इसलिए क्योंकि हमारा आर्टरीज के अंदर क्या होता है, हमारा ब्लड हाई प्रेशर से फ्लो करता है उसके वजह से। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन एनिमल।